नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो सवाल पूछे। हमारा नंबर है 9136934058। इस नंबर पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम भेजें, शहर का नाम भेजें, फिर अपना सवाल भेजें। अगर आप सोशल मीडिया पेज के जरिए भी आप अपने हमें सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेजें। अगले आधे घंटे तक आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए, सबसे पहले आपको एक अहम खबर बता दें कि आज हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से खास बातचीत की फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने। उन्होंने क्या कहा? उनका कहना है कि रिटेल ग्राहकों तक जो खाने के तेल की कीमतों में जो गिरावट आई है वो कैसे पहुंचेगा, इस पर सरकार का फोकस है। हालांकि हाल के दिनों में ये नरमी आई भी है खाने के तेल की कीमतों में, लेकिन इस पर कल एक बड़ी बैठक सारे स्टेक होल्डर्स के साथ सरकार की होने जा रही है और एजेंडा यही होगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ग्राहकों तक पहुँचाया जाए। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। जब हमने बात करी थी तब आपने कुछ 5 से 10% की नरमी आने की बात कही थी और लगभग 2 से 4% की नरमी आई भी है। लिहाजा मैं ये समझना चाहूँगा कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए आपको क्या उम्मीद है कि ये जो नरमी का अगर आंकड़े के नज़रिए से देखें तो आपका एनालिसिस क्या कहता है और कितना परसेंटेज में ये जा सकता है नीचे? देखिए, ऑलरेडी प्राइजेस जो हैं वो करीब 10% नीचे आए हैं। ओके। और हमारी कोशिश ये होगी कि जो ऑयल कंपनीज हैं वो रिटेल प्राइस में वो बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन करें। एग्जैक्टली। तो उसके ऊपर हम उनके साथ कल चर्चा कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि वो भी रीज़न देखेंगे और उस दाम को जो है वो उपभोक्ता तक उसका बेनिफिट पहुंचाएंगे। एक आखिरी सवाल, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगातार सुधार की जो बात होती है, आप उसमें डिजिटल पेनिट्रेशन करने के भी प्रयास कर रहे हैं। इस सिस्टम को सुधारने की दिशा में और क्या कुछ कदम हो सकते हैं जिस पर सरकार काम करे और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहेगी? ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज पहली बार स्टेट की पीडीएस रैंकिंग इंडेक्स जो है ऑनरेबल मिनिस्टर ने रिलीज़ की है, जिससे कि स्टेट्स को मौका मिलेगा अपनी व्यवस्थाओं को अंडरस्टैंड करने का और उसमें क्या सुधार किया जाना है उसके ऊपर चर्चा करने का। धन्यवाद। तो ये थे सुधांशु पांडे साहब, फूड सेक्रेटरी, जो हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से बात कर रहे थे। अब अतुल चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, कल आप लोगों की बैठक भी होने वाली है सरकार के साथ। क्या बैठक का अहम मुद्दा क्या है और लग रहा है क्या रिटेल में और भी आगे दाम कम होने वाले हैं क्या? ये तो अभी नहीं मालूम। तो मैं समझता हूँ जनरली स्पीकिंग गवर्नमेंट चाहती है कि जो जितना बाजार बाहर इंटरनेशनली दबे हैं उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बाजारों में दिखाई देना चालू हो जाए। ओके। मैं समझता हूँ यही उनका मुद्दा है। उसी के बारे में ये मीटिंग है। ओके। और तो अभी कोई खास मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। ओके। ओके सर, आपको लग रहा है कि दाम आगे और खाने के तेल के दाम कम होंगे? क्योंकि जिस तरह से पाम तेल की कीमतों में गिरावट आई है, कल करीब करीब इंट्राडे में 10% तक की गिरावट देखी, आज भी 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में लग रहा है कि घरेलू बाजार में अब इसका असर और भी ज़्यादा होगा। कंज्यूमर्स को फेस्टिव सीजन से पहले एक अच्छा बोनांजा मिलने वाला है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कंज्यूमर को तो बोनांजा मिलेगा, पर आने वाली जो क्रॉप होगी ना उसमें किसानों को बोनांजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक थोड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन हो गया है आज की तारीख में। ओके। जिस तरह से बाजार गिर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी और गिरने की गुंजाइश बाकी है। क्योंकि अगर आप देखिए, इंडोनेशिया ने जो बैन किया उसका नेट इफेक्ट ये रहा तो उनके यहाँ तेल का जरूरत से ज्यादा भरावा हो गया और जब उन लोगों ने बैन खोला तो बाजारों को ढेर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इंडोनेशिया की देन थी बाजारों को ऊपर ले जाने में, और आज वही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाजारों को नीचे ले जाने में। ओके। ओके, शुक्रिया सर।
आपने वक्त निकाला और बताया कि क्या बैठक में क्या कुछ बातें हो सकती है, और साथ ही आपको लग रहा है कि कंज्यूमर्स के लिए तो ज़रूरी बेहतर समय आ रहा है खाने के तेल के फ्रंट पर, लेकिन किसानों के लिए बेहतर समय नहीं है, क्योंकि दाम अगर ज़्यादा गिरते चले जाएंगे तो उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, वो खेती की तरफ उनका रुझान कम होगा। तिलहन की खेती अगर देश में बढ़ावा देना है तो भाव अगर ऊंचे रहेंगे तभी किसान खेती की तरफ आगे जाएंगे। चलिए, लेकिन एक और अहम खबर थी आज रुपए को लेकर। रुपए में आज जबरदस्त रिकॉर्ड गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। आज $1 का भाव 79 रुपए 38 पैसे के निचले स्तरों तक पहुंच गया है और आधे % से ज़्यादा की गिरावट के साथ आज रुपया बंद हुआ है। इस तरह क्यों इतनी गिरावट आई है, हमारे साथ अभिषेक गोयनका हैं, फाउंडर एंड CEO है IFA ग्लोबल के। अभिषेक, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अभिषेक, ये रुपए में इतनी गिरावट क्यों आ रही है? देखिए, काफी समय से जो हमारे जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो काफी डिटोरिएट हो रहे हैं। ओके। एक तरफ हमने करीब करीब $85 बिलियन का डिप्लीशन देखा है। फॉरवर्ड मार्केट में भी 64 बिलियन से करीब करीब 15 बिलियन तक का रिजर्व्स हमने डिप्लीशन देखा है। तो जो 64 बिलियन था वो 15 बिलियन से उड़ गया। साथ में RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी एक्टिव के वर्बल इंटरवेंशन, साथ साथ में इन्होंने अभी जो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाया और गोल्ड पे भी ड्यूटी लगाया, वो एक एक्सट्रीम मेजर्स है जो मार्केट को सिग्नल करती है कि फॉरवर्ड इंटरवेंशन, स्पॉट इंटरवेंशन, फ्यूचर इंटरवेंशन, स्वैप इंटरवेंशन, ये सब इंटरवेंशन कम पड़ गई है, जो कि लगानी पड़ रही है। तो इन सब चीजों के कारण मार्केट में एक सिग्नल जा रहा है कि रुपया की मंदी को लेके सभी परेशान हैं, सभी कंसर्न्ड हैं। तो जितने एक्सपोर्टर्स हैं मार्केट में जिनसे हम बात करते हैं, वो एक्सपोर्टर्स इन लेवल पे डॉलर बेचना नहीं चाहते, और जो इंपोर्टर्स हैं वो एक्टिवली आके मार्केट में खरीद रहे हैं। तो इस कारण से डॉलर में डिमांड बढ़ रही है। साथ ही साथ में इन दिनों कुछ दिन पहले की बात है कि हमने डॉलर में शॉर्टेज भी देखा था मार्केट में। कहने का मतलब हुआ कि जो कस्टोडियंस हैं, ऑयल कंपनीज हैं, वो डॉलर बांट रहे हैं और जो सप्लाई है वो डॉलर की नहीं है। तो उस कारण से आपके जो कैश टर्म पॉइंट्स होते हैं उसमें भी काफी मूवमेंट नजर आई। साथ ही साथ मेरे ख्याल से कुछ कंसर्न्स और जो मार्केट में डेवलप हो रही हैं कि भाई, जैसे कि आपने कल देखा कि भाई हमारे करंट अकाउंट के नंबर्स दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन ये हो रहा है कि हमारी इंडिया की करंट अकाउंट डेफिसिट करीब 3-3.5% के आसपास, मतलब कि $100 बिलियन के आसपास हो सकती है। और उसी कारण से हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वह करीब करीब 60 बिलियन के आसपास नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर ऑयल 115 के आसपास रहता है और हम रिजर्व है और हम 50-60 बिलियन डॉलर का बैलेंस ऑफ पेमेंट हर साल देंगे, तो हमारी रिजर्व और डिप्लीट हो जाएगी और करेंसी और ऊपर चली जाएगी। तो इन्हीं सब कंसर्न के कारण रुपए में डेप्रिसिएशन कंटिन्यूस दिख रहा है। तो कितना डेप्रिसिएशन है यहाँ से और दिख रहा है? क्या 80 का लेवल आने वाले समय में देख रहे हैं क्या? देखिए, 80 का लेवल तो सिर्फ एक नंबर है जो मार्केट देख रहा है इस समय, जबकि आपने देखा 79.30 पे अभी NDF मार्केट चल रहा है। तो उससे अगर 1% की बात करेंगे तो 80 हो गया। तो जिस हिसाब से ग्लोबल टर्मोइल है, रिस्क एसेट्स में रिस्क अवर्जन का माहौल चल, करेंसीज में सेल ऑफ है, और इंडियन करेंसी तो एज कम्पेयर टू ब्रॉड डॉलर मैं नहीं कहूँगा अंडर परफॉर्म कर रही है, जबकि ओवर परफॉर्म ही कर रही है। तो उस हिसाब से 80 का लेवल तो कोई लेवल नहीं हुआ, संभव है, आ सकता है। हैविंग सेड दैट, अगर ये रिस्क अवर्जन का माहौल चेंज नहीं होता है, हमारे कंट्री में इन्फ्लोज वापस चालू नहीं होते हैं, बॉन्ड यील्ड्स कंफर्टेबल सिचुएशन पे नहीं आती है और डॉलर में ग्लोबल वीकनेस चालू नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से डॉलर में बाइंग बरकरार रहेगी। ओके, शुक्रिया अभिषेक, आपने वक्त निकाला और पूरा बताया कि मार्केट की स्थिति क्या है, किस तरह से रुपए में कमजोरी बढ़ रही। डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास पहुंचता दिख रहा है, 2 दशक से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। कैड को लेकर तो लगातार चिंता है ही, ऊंचे क्रूड कीमतों पर इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल लग रहा है और उसका यहाँ पर असर पास ऑन हो रहा है रुपए पर। रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। चलिए, अब कमोडिटी मार्केट पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि डॉलर टर्म में अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए, अगर हम इंपोर्ट कमोडिटी कर रहे हैं तो वो उसका भी काफ़ी ज़्यादा असर होता है और यही वजह है कि कैड भी
यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। केडिया जी, अगर करेंसी के इम्पैक्ट को देखें तो कैसे ट्रेडिंग रणनीति किस तरह से बनानी चाहिए, कमोडिटी ट्रेडर को आप क्या सलाह दे रहे हैं मौजूदा माहौल में? नमस्कार। देखिए, कैट काफी इंपॉर्टेंट है और जिस से हमने रुपए में आज भी एक नए लो बनते हुए देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंपोर्टिंग कमोडिटी को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे सोने और चांदी की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में हम एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, बट डोमेस्टिक मार्केट में इसका रिफ्लेक्शन पॉजिटिव दिखा रहा है। वहीं कच्चे तेल की भी बात करें तो प्राइस स्टेबल है, बट हमारे यहाँ पे जो सपोर्ट मिल रहा है रुपए की वजह से मिल रहा है। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा संभल के ट्रेड करना चाहिए जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। वहीं अगर थोड़ा लंबा व्यू लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जैसे गोल्ड में हमने इसका एक बेनिफिट होते हुए देखा प्राइसिंग में। इंटरनेशनल में YTD अगर हम जनवरी से अभी तक देखें तो सोना 1810-20 के करीब भी ट्रेड करा, जबकि हमारे यहाँ पे सोने में जो मुख्य तेजी आई है वो रुपए की गिरावट की वजह से आई है। तो जो भी इंटरनेशनल कमोडिटी हम ट्रैक करते हैं, यहाँ पे रुपए गिरावट की वजह से एक वैल्यूएशन गेन्स हम वो कमोडिटी पे आते हुए देखते हैं। चलिए, मानसून पर बात करने के लिए GP शर्मा साहब भी हैं हमारे साथ स्काईमेट से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है ET Now स्वदेश पर। मानसून को लेकर अब ताज़ा रिपोर्ट क्या है और बॉम्बे में कब तक इस तरह की तेज़ बारिश होगी, क्योंकि जल भराव चारों तरफ जिस तरह से रिपोर्ट आ रहा है कि लगातार तेज़ बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति है, तो कब तक राहत इससे बॉम्बे वाले को मिलने वाली है? जी, सबसे पहले तो मानसून की बात करें तो एक्टिव मानसून कंडीशन देश के काफी भागों में, विशेषकर जो मध्यवर्ती भाग हैं उनमें और कोंकण तट पर पिछले 2 दिनों से काफी अच्छी वर्षा, भारी वर्षा हुई है। मध्यवर्ती भागों की बात करें तो जैसे महाराष्ट्र में जो कि बहुत ही डेफिसिट चल रहा था, काफी शॉर्टफॉल था वहां, वो लगभग पूरा होता दिख रहा है। विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र तो दोनों ही, विदर्भ और मराठवाड़ा में तो कमी लगभग पूरी हो गई है। हाँ, मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हैं जिसमें अभी कम है सीजन का रेनफॉल, लेकिन बाकी सारे क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश की बात करें और राजस्थान की बात करें, मानसून की स्थिति बहुत अच्छी है। जो रेन फेड एरिया है, जो मानसून की वर्षा पे आधारित रहते हैं, उन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हो रही है और आने वाले दिनों में भी, मैं तो कहूँगा अगले 10 दिन के लिए भी अच्छी वर्षा हम की उम्मीद कर सकते हैं। उन सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इवन गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में बहुत अच्छी वर्षा होगी। देश के उत्तरी भागों में भी, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में और 2 दिन बाद आप एक अच्छे स्पेल की उम्मीद कर सकते हैं। केवल जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, हाँ, उसमें अभी 3-4 दिन बारिश नहीं होगी। इसी तरह जो पूर्वी भारत में पश्चिमी बंगाल है और झारखंड है, उसमें वर्षा नहीं होगी, उसमें अभी 1 सप्ताह लग जाएगा और एक अच्छी वर्षा आने के लिए होगी, जरूर वहां भी होगी। आपने मुंबई की बात की, पिछले 24 घंटे से ज्यादा कल शाम से लेके करीब नॉन स्टॉप रेन है। 125 मिलीमीटर, 124 मिलीमीटर सुबह तक हुई थी, उसके बाद से लेके इतनी ही वर्षा और हो गई है, लगभग 6 से 7 घंटे के भीतर। कहने का मतलब है बहुत हैवी रेनफॉल है और वर्षा अभी जारी रहेगी वहां पे। कल के दिन में मैं समझता हूं कि थोड़ा सा सुधार जरूर होगा, लेकिन उसके बाद से आने वाले दिनों में 7 तारीख से लेके 7, 8, 9 को तो इससे भी भारी वर्षा और होने का अनुमान है। जितनी आज हुई है इससे काफी ज्यादा भारी, और महाराष्ट्र के काफी सारे क्षेत्रों में, कोंकण में तो होगी ही, मुंबई समेत उसके जो ली साइड में मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है उसमें भी भारी से बहुत भारी वर्षा, और क्षेत्र जो विदर्भ और मराठवाड़ा के हैं उनमें भी हम अच्छी वर्षा देखने का उम्मीद कर सकते हैं। कोंकण तट के लिए मुंबई समेत हम एक चेतावनी इशू करना चाहते हैं, अलार्म है उनके लिए 7, 8, 9 तारीख को भारी से बहुत भारी, जिससे कि सब तरह के रुकावट, अड़चन पैदा होती है एक्टिविटीज में, उस तरह की वर्षा संभावित है। जल भराव तो अभी है ही है, इसके भरपाई होने में, निकासी होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जब तक वो होगा उसके बाद से एक और स्पेल आ जाएगा जिसके कारण परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है आने वाले दिनों में मुंबई के लिए। जी, ओके, यानी 7, 8 और 9 वहाँ पर और भी ज़्यादा बारिश हो सकती है, इस तरह के अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से और स्काईमेट की तरफ से जारी किया गया है। सर, अब दिल्ली को लेकर क्या अनुमान है आपका? दिल्ली में पिछला जो था हालांकि अच्छा था, पर उसके बाद से तो स्थिति काफी दिक्कत वाली है, परेशानी वाली है, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर भी थोड़े हाई है, मिड 30s में है, 34, 35, 36 के आसपास, तो उसके चलते थोड़ा डिस्कम्फर्ट इंडेक्स जिसको बोलते हैं वो काफी ज्यादा है। राहत मिलेगी
मैं तो कह रहा हूँ कल ही कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बौछारें तो कल भी पड़नी चाहिए, नहीं तो कल के बाद से 7, 8, 9 तारीख को भी अच्छी वर्षा हो जानी चाहिए। विशेषकर 8 तारीख को अच्छे शावर हो जाने चाहिए। उत्तर भारत के काफी सारे क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा समेत, दिल्ली और निकटवर्ती जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, दिल्ली समेत अच्छी वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं अगले 2 दिन बाद। कल हल्की फुल्की वर्षा कल भी होगी, देर रात शाम को उसकी संभावना है, और ज्यादा वर्षा जैसे मैंने कहा 8 तारीख को अच्छा स्पेल होने की उम्मीद रहेगी। जी, को भी राहत मिल सकती है, जो ह्यूमिडिटी है उससे 7 और 8, 9 वहाँ भी अच्छी बारिश की उम्मीद है। और यही नहीं, अगले 10 दिनों तक देश के कई हिस्से में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अब वायदा बाजार की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ जिगर धर्मशी और अजय केडिया जी दोनों बने हुए हैं। बात अब गोल्ड सिल्वर की कर लेते हैं। जो शुरुआती गेंस थे वो अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। गोल्ड देखिए अब मामूली तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। चांदी भी बहुत सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। जिगर, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में आज क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर हायर लेवल से करेक्शन जरूर आया है, बट मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव थोड़ा हायर एंड पे ही दोनों प्राइसेस ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और मुझे लगता है कि गोल्ड में अभी जो मोमेंटम अपसाइड आया है और थोड़ा पोटेंशियल अभी भी है कि बाइंग हो रही है और 52,300 से 400 तक का मोमेंटम आ सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 52,400 का एक टारगेट आना चाहिए गोल्ड में। तो 52,000 के करीब एक खरीदारी का मौका लेना चाहिए 51,800 के स्टॉप लॉस से। चांदी में भी बात करें तो चांदी में तो वैसे बेस मेटल्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, बट मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव थोड़ी बहुत पुल बैक आएगी इवनिंग सेशन में और 58,300 के करीब एक खरीदारी का मौका लेना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि 59,000 के करीब तक के लिए हमें इंट्राडे में एक अपसाइड का टारगेट आता हुआ दिख सकता है। तो 58,000 के स्टॉप लॉस से सिल्वर में भी एक निचले स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों सिर्फ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव के लिए मुझे एक हायर एंड में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए अगले हमारे दर्शक है किशन हैं नासिक से। इनका सवाल चांदी को लेकर ही है। चांदी एक लॉट इन्होंने 58,350 रुपए पर शॉर्ट किया है। केडिया जी, अब इनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम सोने चांदी की बात करें तो हम जानते हैं कि कल यूएस मार्केट बंद था, इसलिए दायरे में ट्रेड था। और कल शाम को या रात को हम बोल सकते हैं कि यूएस से फेड के मिनट्स के अपडेट्स आने हैं जो कहीं ना कहीं हॉकिश है, जिसकी वजह से प्राइसेस एक रेंज में है। तो मुझे लगता है कि 58,100 तक का भी अगर लेवल मिलता है तो बेटर है शॉर्ट से निकल जाइए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट में मार्केट या काफ़ी ड्रॉप ले चुका है। थोड़ा भी अगर टेक्निकल बाउंस आता है तो प्राइजेस 58,800 से 59,200 तक का जंप दिखा देगा। तो बेटर है 58,100 तक मिले तो शॉर्ट से एक बार निकल जाइए। रुपए की गिरावट भी है जो डोमेस्टिक मार्केट पे सोने और चांदी को सपोर्ट दे रहा है, तो 58,100 तक ही निकल जाना चाहिए। ओके, तो आपके लिए ये सलाह है। अगले दर्शक है आशीष है कानपुर से। इनका सवाल है, क्या आज रात तक क्रूड में नया मंथली लो मिलेगा? क्या क्रूड पर आपका व्यू क्या है जिगर? क्रूड में हमने आज सुबह से ही हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर जरूर से आता हुआ देखा है। प्राइसेस ऑलमोस्ट 150 रुपये नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे सेलिंग का मोमेंटम दिख रहा है, बट मैं नया लोज अभी फिलहाल के लिए तो नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो डाउनसाइड है वो 8300 8250 के करीब तक के लिए की एक लिमिटेड रहेगा ओवरऑल, और वहां से दोबारा पुल बैक आ सकती है। तो जो बायस है वो सेलिंग ऑन राइस का रखना चाहिए। और आज शाम के लिए अगर कोई किसी को ट्रेड लेना है तो मैं सजेस्ट करूंगा 8600 8620 के रेंज में काफी अच्छा एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। 8670 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और निचले स्तरों पे 8450 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। और जो बड़ा टारगेट रहेगा वो 8250 से 300 के करीब का रहेगा। तो ये व्यू है। अगले दर्शक है, नाम इन्होंने नहीं भेजा है। कोई भी सवाल भेजे तो प्लीज़ अपना नाम भी भेजे। ये लेड में जानना चाह रहे थे कि मैंने 182 रुपये 60 पैसे 182.6 पर इन्होंने लेड को बाई किया है। केडिया जी, क्या करना चाहिए? देखिए, पूरे बेस मेटल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे थोड़ा दबाव है, जिनसे नंबर्स डेटा हमने देखा वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो टाइम भी आज हमने देखा दिन के सेशन में रिकवरी जरूर थी, बट प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो खास करके लेड की अगर हम बात करें तो 175 के नीचे थोड़ा दबाव कंटिन्यू रह सकता है, जो 171 तक का लेवल दिखा दे। बट ध्यान रखिए, कोई भी शॉट ज्यादा कैरी ना करे। डाउन साइड काफी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, क्योंकि चाइना कंटिन्यूस स्टिमुलस लाने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक टेम्पररी मार्केट डाउन साइड है, जो 171 171.50 तक का लेवल लेड में देखने मिल सकता है। चलिए अगले दर्शक है अनुज गुप्ता है झांसी से। सिल्वर इंट्राडे के लिए जानना चाह रहे हैं व्यू। जिगर, क्या सलाह देंगे इंट्राडे में सिल्वर में?
जैसे मैंने कहा कि मुझे थोड़ा पुल बैक दिख रहा है सिल्वर में इंट्राडे के लिए, इवनिंग सेशन के लिए, तो 58,300 या करंट मार्केट से भी एक बार खरीदारी का मौका लेना चाहिए। बट यस, सिल्वर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए 58,000 की बिलो का एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 58,800 से 59,000 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं, तो 58,300 के करीब खरीदारी का मौका लेना चाहिए। अगला सवाल भी इवन सिल्वर पर ही है। केडिया जी, इनका सवाल है, इन्होंने 58,600 रुपये पर सिल्वर को बाई कर रखा है। निशांत है मेरठ से, 58,600 पे बाइंग है, क्या करना चाहिए अब इनको? हाँ बिल्कुल, रुपए में गिरावट और फेड की मिनट से पहले प्राइजेस को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, बने रह सकते हैं ऊपर में। मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक बाउंस रहेगा। हायर साइड की अगर हम बात करें तो चांदी में 59-59-200 तक का लेवल मिलता है, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। ओके, अगला सवाल भी फिर से चांदी पर ही आ रहा है। गोविंद है आंध्र प्रदेश से, कैन आई बाई सिल्वर नाउ? क्या करंट लेवल पर जिगर सिल्वर बाइंग के लिए सही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि 58,300 के करीब है और प्राइसेस ऑलमोस्ट उसके करीब ही ट्रेड कर रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए ज़रूर यहाँ पर। और जैसे मैंने कहा कि 58,000 के बिलो का एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। ये जो मोमेंटम रहेगा ये प्योरली इंट्राडे रहेगा, तो खरीदारी कर सकते हैं और 59,000 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगले दर्शक क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे थे। कॉपर और जिंक पर आपकी राय क्या होगी केडिया जी? देखिए, एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि प्राइजेस में कहीं पे भी सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा, जिस ढंग से एक प्रेशर बना हुआ है। खास करके कॉपर की बात करें, कल तक ऐसा था कि 680 का इंपॉर्टेंट हर्डल था, बट वो प्राइजेस तोड़ नहीं पा रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है प्राइजेस में दबाव बढ़ सकता है। कल फेड की मीट से पहले 665 तक का आज सपोर्ट देखने मिल जाएगा, तो कॉपर में रिकवरी कर सकते हैं। वहीं अगर जिंक की भी अगर हम बात करें तो जिंक के प्राइजेस में भी हमने देखा 280 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हमने अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग कल के सेशन में देखी, बट वो फेड आउट होते हुए दिखाई दे रही है। तो पिछले हफ्ते की तरह 274 तक का सपोर्ट जिंक में आते हुए दिखेंगे, तो दोनों ही काउंटर में आज दबाव रह सकता है। अगले दर्शक राज हैं राजस्थान से, चांदी का इंट्राडे का टारगेट जानना चाह रहे हैं। जिगर, क्या टारगेट है इंट्राडे के लिए शाम के सत्र के लिए, और स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा। 58 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और अपसाइड का जो टारगेट रहेगा 58,800 से 59,000 के टारगेट्स रहेंगे। चलिए, महेश है हैदराबाद से, गोल्ड का व्यू जानना चाह रहे हैं। केडिया जी, गोल्ड पर क्या आउटलुक है आपका आज? देखिए, आज भी मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जिस ढंग से फेड की मीट से पहले मार्केट रेंज बाउंड। डोमेस्टिक मार्केट में जो सपोर्ट या 52,200 के करीब भाव जो ट्रेड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं रुपए की गिरावट की वजह से सपोर्ट मिल रहा है। एक ड्रॉप अगर कल की तरह हम 52-50 के आसपास मिलता है तो लेके चलिए, थोड़ा बाउंस कंटिन्यू रहेगा, जो 52,400 तक का लेवल दिखा दे। बट रेंज है 52,000 से लेकर 52,400 का जो दायरा है, इसी दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चलिए, आज इतने ही सवालों के शामिल कर पाएंगे, बाकी बचे हुए सवाल कल लेने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया केडिया जी आपका, जिगर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।